कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे जर्मन फौजियों को कड़कड़ाती ठंड में लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो रूस ने ढेर सारे जर्मन फौजियों को बंदी बना लिया था। उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात भारी काम करवाया जाता था। यूं तो इस जेल की सुरक्षा कुछ खास टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ जमा देने वाली बर्फ ही बर्फ थी। ये जेल किसी भी इंसानी गाँव से पूरे 18,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाता तो साइबेरिया की कड़ाके की ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। जेल बर्फ के इस विशाल मैदान के बीचों बीच बनी थी, इसलिए भागने का ख्याल भी किसी के दिमाग में नहीं आता था। लेकिन इन बंदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने को बेताब था। उसका नाम था क्लेमेन फोरेल। उसे इस जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा यहीं कट कर रह जाए। इसलिए क्लेमेन किसी भी हाल में इस जेल से फरार होना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। वो एक कोयले की मालगाड़ी में छुपकर किसी तरह इस जेल से निकल भागा। बाहर निकला तो खुले आसमान में तारों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। क्लेमेन ने बाहर झांका तो उसमें देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जेल से भागने की सजा में उसे एक खुली जेल के सेल में ठूंस दिया गया। यहाँ ठंड इतनी थी कि रात की बारिश ने उसकी हालत और पतली कर दी। उस सेल में उसे कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन गुजारने पड़े। 2 दिन गुजर जाने के बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाला, मगर कोई सजा नहीं दी। बस इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेन को अभी ये समझ नहीं आया था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि वे सब लाठियां और डंडे लेकर उसी का इंतजार कर रहे थे। बाकी कैदी क्लेमेन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की कोशिश की सजा उन्हें भी मिली थी। पिछले 2 दिनों से सभी कैदियों को भूखा रखा गया था। अब क्लेमेन को वार्डन की बात समझ आ चुकी थी कि उसने क्यों कहा था तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमेन वहां पहुंचा, बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। वे लाठियों और डंडों से उसे बेरहमी से पीटने लगे। इस मारपीट में क्लेमेन बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमेन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि वो एक बार फिर जेल से भागना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी क्लेमेन हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना लगभग नामुमकिन है और अगर किसी तरह वो बाहर निकल भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने क्लेमेन से कहा, सच ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत लगभग तय है। जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ हवा में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये धीरे धीरे शरीर में जाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करता है, यानी यहाँ रहना भी उतना ही खतरनाक है। यही सोचकर डॉक्टर ने क्लेमेन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी अलमारी खोली और अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकालकर क्लेमेन को दे दिए। वो चाहता था कि इस बार क्लेमेन पूरी तैयारी के साथ निकले। साथ ही डॉक्टर ने उसे एक जरूरी जानकारी भी दी। उसने बताया कि रूसी सैनिक अक्सर अपना खाना रेलवे लाइनों के पास छुपा कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से मिल सके। ये जानकारी अब क्लेमेन के लिए आगे के सफर में बहुत काम आने वाली थी। इसके साथ ही डॉक्टर ने क्लेमेन को अपनी एक बंदूक भी दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान पहले से ही इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि वो खुद भी कभी इस जेल से भागना चाहता था। लेकिन 1 हफ्ते पहले ही उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास अब शायद 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब ये मौका क्लेमेन को मिलना चाहिए। डॉक्टर ने क्लेमेन को एक लंच बॉक्स भी दिया और उससे कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेमेन एक बार फिर जेल से भाग निकला, लेकिन इस बार उसने मालगाड़ी का सहारा नहीं लिया बल्कि पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात लगातार चलता रहा और सुबह होने के बाद भी नहीं रुका, क्योंकि उसे हर पल डर था कि कहीं रूसी सैनिक उसे फिर से पकड़ न ले। सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमेन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। उसे शक था कि इस भागने में डॉक्टर का हाथ जरूर होगा, लेकिन जब वार्डन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर पहले ही अपनी जान ले चुका था। उसे पता था कि क्लेमेन के भागने की खबर मिलते ही वार्डन उसे भयानक यातनाएं देगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सैनिकों को क्लेमेन की तलाश में भेज दिया। उसने साफ आदेश दिया कि क्लेमेन को जिंदा पकड़कर वापस लाया जाए। सैनिक कई दिनों तक आसपास के इलाके में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें क्लेमेन का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल क्लेमेन की किस्मत उसका साथ दे रही थी। लगातार हो रही बर्फबारी उसके पैरों के निशानों को मिटा रही थी। इसी वजह से सैनिकों के लिए उसे ढूंढ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद ज्यादातर लोगों को लगने लगा था कि क्लेमेन इस भयानक सर्दी में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अच्छी तरह
तरह जानता था कि क्लेमन बेहद मजबूत इंसान है और इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए उसने सैनिकों को उसकी तलाश जारी रखने का सख्त आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ क्लेमन अब भी जिंदा था। वो पूरे हौसले के साथ बर्फीले तूफानों को पार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के पूरे 9 दिन बाद अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि एक स्लेज उसकी तरफ तेजी से आ रही है। क्लेमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। अचानक क्लेमन की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में क्लेमन पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था और अब उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था, इसलिए आगे बढ़ना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी क्लेमन ने हार नहीं मानी और किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन और गुजरते हैं और आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। भूख से कमजोर होकर क्लेमन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो उसे आसपास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से देखता है और सामने एक सील नजर आती है। ये देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। क्लेमन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वो सील वहां से भागने लगती है। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी थी, इसलिए वो इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। वो तुरंत उस सील के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन दौड़ते समय अचानक बर्फ टूट जाती है और क्लेमन सीधे ठंडे पानी में जा गिरता है। इस हादसे में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर भी दर्द की परवाह किए बिना वो किसी तरह बाहर निकलता है और सील का पीछा करता रहता है। अब क्लेमन फिर से निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में उसे दोबारा देख लेता है। इस बार वो पानी में कूदने ही वाली थी। उसी पल क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी। किस्मत से वो गोली सील को लग गई। ये देखते ही क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपना लंबा सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वो बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ जहां तक नजर जाती बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। ऐसे माहौल में इंसान की मानसिक हालत भी बिगड़ सकती थी। इसलिए क्लेमन खुद से बातें करता रहता और बार बार खुद को हिम्मत देता ताकि वो हार न माने और आगे बढ़ता रहे। वो हर समय अपने कंपास से रास्ता भी देखता रहता था ताकि इस बर्फीले इलाके में कहीं भटक न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरे 2 महीने बीत गए। 2 महीने लगातार चलते रहने के बाद अचानक क्लेमन को उस सफेद मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। ये नजारा देखते ही वो खुशी से भर जाता है। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ एक निशानी था कि क्लेमन आखिरकार उस अंतहीन बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और अब उसके आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा क्लेमन ने सोचा था। अब बर्फ का अंतहीन इलाका खत्म हो रहा था और सामने घना जंगल शुरू हो चुका था। इतने लंबे समय बाद बर्फ से बाहर आकर वो बेहद खुश था। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो गया। लेकिन अगला दिन उसके लिए कैसा होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में लगा हुआ था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में हर जगह उसकी तलाश की जाए। उधर क्लेमन जंगल के अंदर से आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल पेड़ टूटकर सीधे उसके ऊपर आ गिरता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि उसी शाम वहां से 2 आदमी गुजर रहे थे। वे लोग सोने की तलाश में उस इलाके से निकल रहे थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और वक्त रहते उसकी मदद कर दी, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद वे तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वे उस लंबे बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। आगे रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी कश्ती बनाई। जब वे उस कश्ती से दरिया पार कर रहे थे तो सफर के बीच वे आपस में बातें करने लगे। वे एक दूसरे को अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन तभी अचानक दरिया का बहाव तेज हो गया और उनकी कश्ती धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगी। दरिया का बहाव तेज होते ही अचानक एक साथी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो तेजी से डूबने लगा। ये देखते ही क्लेमन बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। ठंडे और तेज बहते पानी के बीच उसने किसी तरह उस आदमी को संभाला और मेहनत करके उसे किनारे तक ले आया। आखिरकार वो उसकी जान बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उनका तीसरा साथी दोनों को वहीं डूबने के लिए छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। वो बेहद लालची इंसान था। उसे लगा कि दोनों अब जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उसने अपने साथी का सोना भी अपने
पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमेन और वो आदमी टेंट तक पहुंचे तो अपने दोस्त की ये हरकत देखकर वो गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और उसी समय अपने लालची साथी को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेमेन और वो आदमी अपना सामान उठाकर फिर से सफर पर निकल पड़े। दोनों कई महीनों तक लगातार चलते रहे, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं उन्हें इंसानों की कोई आबादी मिल जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और फिर से सर्दियों का मौसम आ गया। चारों तरफ के जंगल दोबारा बर्फ की मोटी सफेद चादर में ढक गए। उस आदमी के पास जो सामान था वो काफी भारी था, इसीलिए बर्फ में चलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ये देखकर क्लेमेंट ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके। लेकिन उस आदमी को अचानक शक हो गया कि शायद क्लेमेंट भी उसका सोना छीनना चाहता है। इसी शक में उसने क्लेमेंट पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। क्लेमेंट गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब क्लेमेंट को होश आता है तो वो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त वो पेड़ जो पहले से कमजोर था बीच से टूट गया और क्लेमेंट नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमेंट को लगा कि शायद उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। क्लेमेंट ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मरे पड़े हैं और बाकी भाग चुके हैं। दरअसल उस इलाके के कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। वे क्लेमेंट को अपने गांव ले गए। वहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मुश्किलों और संघर्ष के बाद आखिरकार क्लेमेंट एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कई दिनों तक उस गाँव में रुका और गाँव वालों ने उसकी खूब सेवा की। एक दिन गाँव में एक चिट्ठी पहुंचती है। वो किसी और की नहीं बल्कि उसी जेल के वार्डन की होती है। उस लेटर में लिखा था कि एक जर्मन सैनिक जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे गद्दार माना जाएगा। ये खबर सुनते ही क्लेमेंट समझ गया कि अब यहाँ रुकना गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए मजबूरी में उसे ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहीं रहता तो वार्डन गांव के लोगों को भी सजा दे सकता था। जाने से पहले गांव वालों ने उसकी मदद के लिए उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमेंट अकेला नहीं था, वो कुत्ता उसका साथी बन गया था। इसलिए उसे अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं होता था। दोनों कई दिनों तक साथ साथ चलते रहे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर क्लेमेंट भी अपने कुत्ते के पीछे पीछे फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे वर्करों ने क्लेमेंट को पहचान लिया और उसे सीधे मालिक के पास ले गए। वहाँ क्लेमेंट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी हालत और संघर्ष सुनकर सबको उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमेंट बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी थी। उधर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेंट ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया। मौका मिलते ही वो चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेमेंट तेजी से पटरियां पार करता है, तभी अचानक वार्डन उसके सामने आ खड़ा होता है। ये देखकर क्लेमेंट घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बरसों की मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल उसका कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेमेंट फिर से भाग निकलता है। पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। जब क्लेमेंट मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो एक पुल पर चढ़ता है और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से निकल जाता है। इस तरह वो एक बार फिर वार्डन के चंगुल से बच गया। दिन बीतते गए और क्लेमेंट धीरे धीरे अपने सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 1922 आ गया। जेल से भागे उसे 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में उसने तरह तरह की खाने की चीजें देखी। उसका मन तो खाने को कर रहा था, लेकिन जेब में एक पाई भी नहीं थी। वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। मेले में एक जासूस जैसा आदमी था जिसने ये सब देख लिया। क्लेमेंट एक चर्च में गया और वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। दरअसल वो आदमी भी कभी कैदी था, इसलिए उसने क्लेमेंट को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। वो क्लेमेंट को अपने घर ले गया, जहां क्लेमेंट ने कई साल बाद शेव किया और अपने पुराने रूप में वापस आया। फिर उस आदमी ने क्लेमेंट को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमेंट उसकी मदद से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसका शुक्रिया अदा किया और रूस जर्मनी की सीमा की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद क्लेमेंट सीमा तक पहुंच गया। उसने वहां मौजूद रूसी सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। उसे डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, मगर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैनिक ने उसे सीमा पार करने की इजाजत दे दी। ये देखकर क्लेमेंट इतना खुश हुआ कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आखिरकार वो उस पुल पर पहुंच गया जिसे पार करते ही वो जर्मनी में होगा। लेकिन आधे रास्ते में एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। क्लेमेंट ने पीछे देखा कि वो अभी भी रूस की जमीन पर था, यानी वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता था। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत अब बर्बाद होने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद क्लेमेंट को भी नहीं थी। वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने दिया। पहले तो क्लेमेंट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमेंट की जिंदादिली और हिम्मत से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया और अपने देश लौटने दिया। तभी वार्डन ने कहा, ये जंग बस 2 सैनिकों के बीच थी, एक मैं एक तुम, और तुम जीत गए। जा
अपनी जिंदगी जी लो। आखिरकार क्लेमेन ने सीमा पार की और जर्मनी पहुंच गया। फिर वो अपने घर के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और पत्नी को देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए निकली तो क्लेमेन भी उनके पीछे पीछे चर्च पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को अभी तक आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पिता एक दिन जरूर आएगा। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। इतने सालों बाद क्लेमेन को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर में तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस सच्ची कहानी पर बनी फिल्म यहीं खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।